नमो नमः। एक बार पुनः स्वागत है। आज बात कर रहे हैं DSSB PGT संस्कृत का सिलेबस। यह सिलेबस न हो करके आप सबके लिए एक मार्गदर्शन ही होगा। इसकी भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होगी। यह इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न पत्र मुझे उपलब्ध हो पाए, चाहे वो 14 के हो, 15 के हो या गत वर्ष के हो, सब प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके मैंने जो जाना, मैंने जो समझा, उसे मैं इस वीडियो के द्वारा आप सब तक पहुंचा रहा हूं। उद्देश्य मात्र इतना ही है कि DSSB का जो PGT परीक्षा है वह आप सब उत्तीर्ण करें। इतना ज़रूर कहूँगा कि इस परीक्षा के अलावा भी प्रथम जो प्रश्न पत्र है 100 नंबर का, उसकी तैयारी अवश्यमेव करें, क्योंकि द्वितीय प्रश्न पत्र अधिकतर छात्रों का हो भी जाता है, लेकिन PGT में तो इतना सरल नहीं है हो जाए, क्योंकि इसका जो प्रश्न पत्र है वह TGT की अपेक्षा कठिन होता है। चलिए बात करते हैं इस सिलेबस के विषय में। सर्वप्रथम आप देखते हैं कि पाठ्यक्रम में वेद या वैदिक संहिताओं से अवश्यमेव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का जो है सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। ये PGT जो है फीमेल में पूछे गए थे इस प्रकार के प्रश्न, इसलिए मैंने यहाँ रखा है इसको। ऋग्वेद के मंडल और उनसे संबंधित ऋषि विशेष के विषय में भी आपको पता होना चाहिए। यह भी PGT फीमेल के प्रश्न पत्रों से मैंने देखा। वेदों के प्रमुख सूक्त यथा इंद्र सूक्त, रुद्र, पुरुष सूक्त और नाशतीय आदि सूक्तों के, ये इसलिए मैंने लिखे हैं क्योंकि इनसे प्रश्न सीधे सीधे पूछे थे। 12 से 13 प्रश्न इंद्र सूक्त, रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, नाशदी सूक्त, नाशदी से 1 या 2, अन्य से लगभग 3-3, 4-4 प्रश्न भी पूछे थे। इंद्र सूक्त इसमें अतिशय महत्वपूर्ण है। अगर मैं गत वर्ष की परीक्षा की बात करूं तो गत का मतलब है कि जो 2018 में हुई थी। अब इसके बाद बात करते हैं तो वैदिक में शब्दकोश, वैदिक जो शब्दकोश है, निरुक्त जिसे बोलते हैं, निघंटु, इसका प्रथम अध्याय से भी एक आध प्रश्न मुझे दिखे थे, मेल फीमेल दोनों में, और इसका सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। TGT की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। मैंने वहाँ भी इसके बहुत सारे प्रश्न देखे थे, 2-3 प्रश्न देखे थे, क्योंकि एक एक प्रश्न की बात होती है। वेदांगों का सामान्य परिचय और प्रतिनिधि ग्रंथ, इनके जो प्रतिनिधित्व जो करते हैं ग्रंथ, वह भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन मेरा दृष्टि गोचर इन 1-2 सालों के परीक्षाओं में गया तो मैंने देखा कि वेदांग से संबंधित 1-8 प्रश्न के अलावा ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ रहा है। तो फिर भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षक है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं वैदिक साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये तो आप पढ़ ही डालिए, ऊपर जितना भी मैं बात कर रहा हूँ वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही है, और वैदिक साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ही वह सब कुछ आता है। महाभाष्य का जो है पश्वासान्य अन्य दृष्टियों से तो महत्वपूर्ण है ही, इस परीक्षा की दृष्टि से भी 1-8 प्रश्न पूछते हैं, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से उपनिषदों की मैंने बात करी तो इसमें ईशोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली, इन 2 उपनिषदों से 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे गए थे। शायद ईशावास्य उपनिषद से तो 4 या 5 प्रश्न पूछे गए थे, तैत्तरीय उपनिषद से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस दृष्टि से आप ये मानिए कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कठोपनिषद भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए वो नहीं लिखा। ऊपर मैंने उपनिषद का सामान्य परिचय में 10-12 उपनिषद जो भी हैं महत्वपूर्ण, उनको पढ़ने की आवश्यकता है, विशेषकर 10 जिनमें शंकर ने भाष्य किया, वह तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इन 2 से पूछा था इसलिए मैंने अतिरिक्त ऐड करने का प्रयास किया।
चलिए आगे बात करते हैं इसी सिलेबस पे। तो महाभारत से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे। सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए, इनके जो पर्व हैं उनके नाम, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि पांचवा पर्व का नाम क्या है, प्रमुख जो टीकाएँ हैं वह, और इसका विकास क्रम अर्थात किस प्रकार से यह पहले 25,000 से बनते बनते यह 1 लाख तक पहुंच गया, 1 लाख श्लोक तक पहुंच गया, तो यह विकास क्रम भी आपको पता होना चाहिए। अनुशासन पर्व, आदि पर्व और भीष्म पर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न, 4-5 प्रश्न पूछे ही गए थे। तो महत्वपूर्ण जो भी सूक्तियाँ हैं वह आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण का सामान्य परिचय, और रामायण के सदृश, रामायण जैसे जो भी ग्रंथ हैं, चाहे वो उत्तर रामचरित हो, चाहे वह रघुवंशम हो, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, और उनके लेखक कौन हैं, किस कालावधि में उनको बनाया गया, यह आपको पता होना चाहिए। और इनके प्रमुख जो संस्करण हैं, क्योंकि कई बार संस्करण के विषय में भी पूछा जाता है, इसके प्रमुख टीकाकार, इसमें भी जो अंक हैं वह अंक और आपको पता होना चाहिए कि कितने अंक हैं। चलिए बात करते हैं आगे। पुराण साहित्य। पुराण में सामान्यतः सभी पुराणों का आपको संक्षिप्त रूप से आपको पता होना चाहिए। क्रम, चाहे वह बृहद की दृष्टि में हो, बृहद अर्थात कौन सबसे बड़ा है, या पुरातन की दृष्टि से हो, यह आपको सामान्य पता होना चाहिए। विशेषकर विष्णु और अग्निपुराण। विष्णु पुराण से 2 या 3 प्रश्न पूछे गए थे, अग्निपुराण से 1 प्रश्न। अग्निपुराण टीजीटी की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक अलंकार या फिर काव्य विषयक भी पुराण है, इसलिए यह अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि काव्य प्रयोजन या काव्य की जो परिभाषाएँ हैं वह भी इसमें दी गई हैं। तो इस दृष्टि से अग्निपुराण तो महत्वपूर्ण है ही, विष्णु पुराण भी महत्वपूर्ण है पीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से। अन्य पुराणों का भी आपको सामान्य अवलोकन होना चाहिए कि कहाँ क्या है, कितने श्लोक हैं, कौन बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे पुरातन है, इस प्रकार के आपको पता होना चाहिए। पुराण के साथ साथ उपपुराणों की भी सामान्य आपको पता होना चाहिए नाम। स्मृति ग्रंथों की बात करें तो मनुस्मृति अपने आप में महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ स्मृति से भी प्रश्न पूछे गए थे, जो भी मैंने यहाँ ऐड करे हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूँ इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसमें से प्रश्न पूछे ही गए हैं। मनुस्मृति से 4 प्रश्न पूछे गए थे, वशिष्ठ से 2 प्रश्न मैंने देखे थे, बृहदहारित स्मृति से 1 ही प्रश्न था, याज्ञवल्क्य स्मृति से भी 1 प्रश्न था। इसमें पूछे गए थे धर्मादि के लक्षण, जो धर्म के लक्षण हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सामान्य तौर से आपको इनको पढ़ने की आवश्यकता है, और जो शॉर्ट में नोट्स बनते हैं वह बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद बात करते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र की। तो 2 या 3 प्रश्न इससे भी, कौटिल्य अर्थशास्त्र से भी पूछे गए थे। अध्याय 1 प्रकरण 7 इसका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास। इसमें आपको काव्य के संप्रदाय पता होना चाहिए, काव्य के लक्षण, प्रयोजन, और काव्य का जो है स्वरूप, विशेष रूप से ध्वन्यालोक और काव्यालंकार आदि प्रमुख जो कृतियाँ हैं काव्यशास्त्र की, उनके मत पता होने चाहिए। प्रमुख टीकाएँ इन पे जो हुई हैं वह पता होनी चाहिए। प्रमुख वाद और उनके प्रवर्तक, अर्थात रस सिद्धांत से लेकर के आज तक के जितने भी सिद्धांत बने हैं, उन सिद्धांतों के प्रवर्तकों के नाम और उन सिद्धांतों के प्रमुख पुस्तकों के नाम आपको पता होने चाहिए। और भारत से पूर्व भी कई आचार्य हुए, उन आचार्यों के सिद्धांतों के विषय में भी आपको पता होना चाहिए, चाहे वो नंदीकेश्वर हो या अन्य हो, क्योंकि इनका उल्लेख स्वयं जो है भरत ने अपनी कृति में किया, इसलिए इस दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। तो नाट्यशास्त्र का सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और छठा जो अध्याय है यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन एक भी प्रश्न मुझे नहीं दिखा 2018 की परीक्षा में मेल फीमेल में नाट्यशास्त्र से संबंधित, लेकिन उससे पूर्व पूछे गए हैं, इसलिए यह मैंने यहाँ रखा कि कुछ भी न छूट पाए। साहित्य दर्पण की बात करें तो साहित्य दर्पण आपकी नैया पाल लगा सकता है।
साहित्य दर्पण से 15 प्रश्न पूछे गए हैं, 14-15 प्रश्न। पहले से शायद 2 प्रश्न मैंने देखे, जिसमें काव्य का एक हेतु और एक आध प्रश्न और था। एक पंक्ति बता दी, मतलब दे दी थी और उसको पूर्ण करने की बात कही थी। दूसरे और तीसरे और छठे परिच्छेद की बात करें तो यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी, टीजीटी की दृष्टि से भी, लेकिन टीजीटी में इतना पूछता नहीं है साहित्य दर्पण, एक आध 2 प्रश्न पूछ ले, लेकिन पीजीटी की दृष्टि से यह आपकी नैया पार करा सकता है। दूसरा, तीसरा, छठा परिच्छेद पूर्ण और अच्छे से याद होना चाहिए। पहले में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि काव्य का प्रयोजन और अपना उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि वाक्यम रसात्मकम काव्य, अन्य आचार्यों का खंडन मंडन किया, तो पहला में इतना कोई खास है नहीं। दूसरा, तीसरा और छठा आपको याद होना चाहिए। इस दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको परीक्षा पास करा सकता है। चलिए बात करते हैं आगे। तो रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति का निरूपण, ये साहित्य दर्पण के अंतर्गत भी आता है और सामान्य आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। अन्य आचार्यों का मत भी आपको पता होना चाहिए कि किस आचार्य ने कितने अलंकारों को स्वीकार किया, कितने रसों को स्वीकार किया, इस प्रकार की शब्द शक्तियों को, कितनी शब्द शक्तियों को स्वीकार किया, यह सब आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर गृह्य सूत्रों की, तो एक प्रश्न आपस्तंभ गृह्य सूत्र से भी एक प्रश्न पूछा गया था। इससे इतनी आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, क्योंकि एक आध प्रश्न पूछ सकता है, इसके अलावा तो ज़्यादा प्रश्न पूछेगा नहीं। नैषधीय चरित्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, पहला सर्ग, और जहाँ तक मैंने देखा, और नैषधीय चरित्रम की बात करूँ तो 10 प्रश्न पूछे गए थे पूरे। तो आप मान सकते हैं कि साहित्य दर्पण और नैषधीय चरित्रम अभी तक का। इसके अलावा पूर्व में हमने वैदिक जो सूक्तों की बात करी थी, उसमें पुरुष सूक्त, नाषधीय, इंद्र सूक्त इत्यादि, रुद्र सूक्त आदि जो सूक्त हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, और ये तो महत्वपूर्ण हैं ही। जो महत्वपूर्ण की बात कर रहा हूँ उनको तो आप पढ़ डालिए अगर परीक्षा में पास होना है तो, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछते ही हैं। उसके अलावा भी आप सामान्य रखिए, क्योंकि परीक्षा के पेपर बनाता है उसका क्या दृष्टिकोण है और वह किस मतलब बैकग्राउंड से आता है, उसका भी एक महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है। इसलिए उस दृष्टि से भी आप देखें तो जो मैं बता रहा हूँ वो सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनको अति महत्वपूर्ण की बात मैं बता रहा हूँ वह गत वर्ष के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए उनको मैं अति महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ। मृक्षकटिकम की बात करें तो मृक्षकटिकम से जो है 5 प्रश्न पूछे गए थे, पहले, दूसरे, तीसरे और 7वें से। 5 तो प्रत्यक्ष रूप थे, एक आध प्रश्न और था इसमें, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। उत्तर रामचरित की बात करूं तो उत्तर रामचरित के जो है पहला, दूसरा, तीसरा अंक लगा हुआ है इसमें, और 15 पूरे के पूरे प्रश्न इससे भी थे, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे बात करूं तो मेघदूत की। मेघदूत से मैंने देखे थे प्रश्न कि 14 प्रश्न मेघदूत से पूछे गए थे, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और मेघदूत में भी पूर्व मेघ, और सामान्य आपको पता होना चाहिए कि मेघदूत का जो है रस कौन सा है, मेघदूत में प्रयुक्त छंद कौन सा है, यह भी आपको सामान्य पता होना चाहिए। और क्रम में कौन सी कृति है कालिदास की, इन सब के विषय में आपको सामान्य पता होना चाहिए। और वासवान तत्व की बात करूं तो 8 प्रश्न इससे पूछे थे, संपूर्ण यह लगा हुआ है, और यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो इंडिविजुअली 4-5 आप पढ़ लेंगे तो आप पास हो सकते हैं परीक्षा, क्योंकि सामान्य जो पीजीटी की तैयारी कर रहा है उसे वैदिक सामान्य संहिताओं की जानकारी होती है। उपनिषद, कौन से उपनिषद किस वेद से संबंधित है यह जानता ही है। अन्य जानकारी सामान्य उसे होती है वेदांगों के विषय में। बात करूं कादम्बरी कथामुखम की, तो कादम्बरी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, और 12 प्रश्न पूछे गए थे कादम्बरी कथामुखम से, तो यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुद्रा राक्षस पूर्व के परीक्षाओं में एक आध प्रश्न पूछे गए हैं, गत वर्ष में एक भी प्रश्न नहीं है, इसलिए मैंने इसे अलग श्रेणी में रखा। इसी प्रकार श्रेणी संहार, इसी प्रकार तर्क भाषा की बात करूं तो तर्क भाषा से 7 प्रश्न पूछे गए थे गत वर्ष की परीक्षा में। महिला वाले और पुरुष वाले में अलग अलग में लगभग
सेम ही था, लेकिन ये मान के चलिए कि दोनों में यह महत्वपूर्ण था। तर्क संग्रह की बात करूं तो 3 प्रश्न, और वेदांत सार की बात करूं तो 4-5 प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए यह सांख्यकारिका से एक आध प्रश्न महिला वालों पूछे गए थे, और ऐसे ही अर्थ संग्रह से भी एक आध प्रश्न महिला वाला जो पृष्ठ हुआ था उसमें पूछे गए थे। आस्तिक व नास्तिक दर्शनों का जो परिचय है वह और उसके प्रवर्तक यह सामान्य रूप से आपको पता होना चाहिए। गीता जी यह भीष्म पर्व से संबंधित है, पूर्व में मैं इससे बात कर चुका हूँ, तो यह तो महत्वपूर्ण है ही टीजीटी की दृष्टि से। पीजीटी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षक की दृष्टि कहाँ चली जाए, क्या पूछ दे, यह निश्चित नहीं होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करूं तो पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी से 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, स्त्री प्रत्ययान्त इत्यादि जो हैं। इसके अलावा अजंत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग, शब्द रूप, धातु रूप, इनसे संबंधित 20 प्रश्न थे। तो इस दृष्टि से भी यह तिंग जो प्रकरण है यह भी महत्वपूर्ण है। संज्ञा मैं यह बात कर ही चुका हूँ। संज्ञा, संधि, समास, कारक, विभक्ति, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द और धातु रूप तो मैं टीजीटी में देख रहा था कि ये तो नैया ही लगा सकते हैं, इसीलिए नैया को पार करना है तो शब्द रूप और धातु रूप तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। उनसे संबंधित जितने भी, चाहे वह उभयपदी हो चाहे वह एकपदी हो, तो आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित उच्च माध्यमिक शिक्षाओं की संस्कृत की जो पुस्तिका है उसको भी आप एक बार अवलोकन कर लें। एक आध प्रश्न अवश्य में उससे भी पूछा था, तो इस दृष्टि से भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, भाषा शास्त्र की बात करूं तो भाषा शास्त्र के 10 प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण अधिगम से 20 प्रश्न पूछे गए हैं, तो यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और शिक्षण अधिगम में जो है सामान्य प्रश्न होते हैं, इसका जो सिलेबस है बहुत विस्तृत है, बहुत बृहद है, कहाँ से क्या पूछ ले नहीं पता, इसलिए प्रयास करिए उच्च स्तरीय जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको एक बार उसके जो प्रश्न पत्र हैं उनको कर डालिए। यूजीसी नेट के जो प्रश्न पत्र हैं उनको करिए। विशेषकर जो भी आपको शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम से संबंधित मास्टर स्तर के कोई भी प्रश्न पत्र आपको प्राप्त होते हैं उनको करिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इनके सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कई बार हमको लगता कुछ है, जब तक आप भौतिक धरातल में पढ़ाने नहीं चले जाते तब तक आपको उस परिस्थिति की, उस सिचुएशन का पता नहीं है, तो आप उत्तर उतने अच्छे से नहीं दे पाते, और पढ़ाने के उपरांत भी वो उतना अच्छा नहीं दे पाते, क्योंकि जिन प्रवर्तकों ने यह सिद्धांत दिया होता है उनकी दृष्टिकोण, उनकी दृष्टि कुछ और होती है। इस दृष्टि से इसको पढ़ना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। मैंने जिन पे ऊपर सितारा जैसा बना रखा है वह गत वर्ष में पूछे गए हैं, महिला और पुरुष वर्ग में, प्रवक्ता में, पीजीटी में, इसलिए मैंने उनको जो है ऊपर स्टार बनाने का प्रयास किया कि आप सबकी सुविधा हो कि किन से संबंधित प्रश्न, क्योंकि मैंने कई दिनों तक खोजे इनके प्रश्न, 4-5 प्रश्न पत्र थे मेरे पास और फिर कुछ और प्राप्त हुए, उनको मैंने पढ़ा, फिर पुस्तकें देखी, कुछ पुस्तकों में नहीं प्राप्त हुआ तो गूगल की सहायता ली कि यह सूक्ति कहाँ की है। तो यह एक कष्टसाध्य था, लेकिन मैंने कष्ट किया तो आप सबको वह प्राप्त हो, तो आप भी उसका सदप्रयोग करें, अच्छे से प्रयोग करें। और क्योंकि जब तक सिलेबस अपने पास नहीं होता है तैयारी करने का आनंद नहीं आता है, न जाने कहाँ से क्या पूछ ले। मैं आशा करता हूँ कि इससे बाहर नहीं पूछेगा डीएसएसबी, क्योंकि ये मैंने एक बृहद बनाने का प्रयास किया। कुछ इसमें लग रहा होगा आपको कि जैसे रघुवंश छूट गया, रघुवंशम, तो वो टीजीटी की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पीजीटी की दृष्टि से मैं गत वर्षों की परीक्षा उनको देख रहा हूँ, वह पीजीटी में नहीं पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं रखने का प्रयास किया। फिर भी आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है वो। चलिए, यह बात हुई, और अगर आपको यह हमारा काम अच्छा लगता है तो अवश्य में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का भी जो नाम है वो इसी प्रकार है, गुरु कृपा एकेडमी।
यूट्यूब के जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। अन्य मित्रों तक अवश्य में ये भेजें जो पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत से संबंधित। प्रयास करूँगा कि इनसे संबंधित वीडियो बनाने का। इतना मतलब पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितने भी विषय मैं ले पाऊँ, जितने भी विषय मैं मतलब बता पाऊँ, वह प्रयास करूँगा। तो अवश्य में चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य मित्रों तक प्रेषित करें। नमस्कार, पुनः धन्यवाद।